हेलो एवरीवन। यूपीएससी 2026 का जो प्रीलिम्स है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। ऐसे में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है ना, हमने स्पेक्ट्रम पढ़ ली, हमने इकोनॉमी पढ़ ली, हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप किसी भी एस्पायरेंट से मिलते हैं, दिल्ली में कहीं जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट फेल हो चुके हैं जिन्होंने पढ़ा तो बहुत लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन ऐसे बहुत कम ही एस्पायरेंट आपको मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, सबसे ज़्यादा टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट दिए, 1000-2000 क्वेश्चन सॉल्व किए लास्ट के महीनों में, और वो प्रीलिम्स को फेल कर गए। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस तो हम डेली कर ही रहे हैं ना, और लास्ट में भी कुछ मैराथन वीडियो लेके आएंगे। लेकिन स्टूडेंट की डिमांड थी कि सब्जेक्ट वाइज कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाए, और क्वेश्चंस ऐसे लल्लू पंजू नहीं होने चाहिए, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होने चाहिए। तो हमने क्या किया, लक्ष्मीकांत है ना, लक्ष्मीकांत के जो भी चैप्टर्स हैं या जो भी पैराग्राफ है, हर एक पैराग्राफ से ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया। मतलब एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बनाया, एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बनाया। जैसे अगर आप देखोगे एग्जाम्पल के लिए, जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जितने भी एक्ट हैं, हर एक एक्ट से एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से हम क्या करें, उसका पूरा डिटेलिंग समझेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है वह भी समझेंगे, तो पूरी कहानी एक क्वेश्चन में ख़त्म हो जाएगी इस एक्ट की, इस एक एक्ट की। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स को एमसीक्यू में से पढ़ेंगे, फिर स्पेक्ट्रम को भी पढ़ेंगे। तो क्या होगा कि आपका कंप्लीट रिवीजन होगा इससे। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न यहाँ पे किसके संबंध में, रेगुलेटिंग एक्ट 73 के बारे में है। रेगुलेटिंग एक्ट या विनिमयन अधिनियम 1773 के बारे में है। अब हो सकता है यूपीएससी में क्वेश्चन बने नहीं बने, लेकिन अगर नॉलेज होता है ना, तो अगले जो क्वेश्चन होता है या कहीं स्टेटमेंट में मदद कर देता है या किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। तो हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया। तो आपको ये सब तो पता होगा कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, और ब्रिटिशर्स ने देखा, या वहाँ की जो सरकार उसने देखा कि कंपनी को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मतलब बेसिक मैं आपको बताऊँ, पूरी कहानी नहीं बताऊँगा। तो उन्होंने कहा कंपनी को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो 1773 में एक एक्ट बनाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, और कहा गया कि इस एक्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी को कंट्रोल करेंगे। और इस टाइम पे जो जनरल हुआ करता उसे क्या किया, गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। क्या, गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। और इस एक्ट के दौरान कौन गवर्नर जनरल थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। तो एक तो ये वनडे एग्जाम में सीधा से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे, या जो वहाँ की सरकार की, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल हुआ, तो उन्होंने क्या किया, रेगुलेशंस भी बहुत सारे लाए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें वो लेके आए। सारी चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। पहले स्टेटमेंट कुछ देख लेते हैं। स्टेटमेंट है कि इट वाज द फर्स्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरवेंशन दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, फॉर्मली रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बार ऐसा हस्तक्षेप था जो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल राइट को मान्यता दी गई। यह भी कहा गया कि ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर रही है उसको उन्होंने मान्यता दी, उन्होंने सपोर्ट भी दिया। लेकिन किस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से। तो ये सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एंड प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब कंपनी सर्वेंट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इस टाइम पे समस्या ये हो गई थी कि कंपनी का जो मुनाफा है ना, वो घटता जा रहा था, लेकिन जो उसके ऑफिसर्स थे उनके मुनाफे बढ़ते जा रहे थे। बहुत सारे घूस, ब्राइबरी ये सारी हो गई थी। तो क्या किया गया, जब रेगुलेशन किया गया, ब्रिटिश कंट्रोल आया, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे लाई गई। पहला अगर हम देखें, सबसे पहली बात की गई यहाँ पे कि जो भी प्रेसिडेंसीज हैं, है ना, जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी थी, है ना, या मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनके जो गवर्नर हैं उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो एक तरह का सेंट्रलाइज सिस्टम लाने का प्रयास यहाँ पे किया गया। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और मजबूत हो जाए, है ना। तो जो भारत में रेवेन्यू मामले हैं, सिविल मामले हैं, मिलिट्री मामले हैं, ये ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात यहाँ पे की गई। ठीक,
मतलब क्या कि इनके माध्यम से और कंट्रोल हो गया किसका, ब्रिटिश जो सरकार थी उसका। तीसरा कि जो मैंने आपको बताया गिफ्ट, और चौथा इंपॉर्टेंट क्या, सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा था जैसे वर्तमान में, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के लिए था। अगर आप एक तरह से आप देखें, बहुत सारी चीज़ से बाहर की गई अगले एक्ट में। तो ये क्या है, बेसिक बेसिक जानकारी आपने इसके बारे में समझी 1773 के एक्ट के बारे में। अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पॉइंट आ रहा है, उच्चतम न्यायालय स्थापित हो रहा है यहाँ पे, मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया, ठीक है ना। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल बनाया गया था उसकी सहायता के लिए काउंसिल बनाई गई, सहायता के लिए काउंसिल बनाएगी गवर्नर जनरल की, जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, किसके, गवर्नर जनरल के काउंसिल में, ठीक। तो ये चारों 5 फैक्ट जो मैंने आपको बताया 1773 एक्ट से संबंधित है। अब बात की जाए इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इसे आपको यहाँ पे बताना है। तो आई थिंक इसमें स्टेटमेंट दोनों के दोनों ही करेक्ट होंगे। कौन सा करेक्ट होगा, 1 और 2 बोथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे समझी, किसके बारे में, इस एक्ट के बारे में समझी। अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने इसको सी कर दिया। अगला क्वेश्चन किसके बारे में है, एक्ट अमेंडिंग एक्ट 1781 के बारे में है। 1781 का अधिनियम यहाँ पे जानना है आपको, जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें इस एक्ट को और क्या कहा जाता है, इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो वनडे एग्जाम में यह भी प्रश्न बन सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है, ठीक, ये बात हो गई। और अगर हम बात करें एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में, ये क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी भी जानेंगे। देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो जो प्रावधान किए गए उसमें सबसे बड़ा ये था कि चूंकि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी ना, मतलब देखिए गवर्नर जनरल बंगाल में था, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि गवर्नर जनरल ऐसा महसूस कर रहा था कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण हुआ जा रहा है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई हमें ये जो काउंसिल है, ये अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण है, उसके क्षेत्राधिकार से बाहर करो, है ना। गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, कहाँ का, कलकत्ता का, वहाँ से बाहर करने की बात हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी जो अधिकारी हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर हो गए, ठीक, ये बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कानून में रेवेन्यू संबंधी जो मामले हैं, राजस्व संबंधी मामले हैं, वसूली के मामले हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए। मतलब रेवेन्यू वाले मामले भी बाहर कर दिए गए, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जो डिसीजन थे वह भी बाहर कर दिए गए। तो ये किस एक्ट के माध्यम से, 1781 एक्ट के माध्यम से। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक चीज़ और आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि क्यों ऐसा किया गया कि गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से बाहर क्यों किया गया। क्योंकि अब 1774 में जब एक्ट बना तो सर्वोच्च न्यायालय जो था या कलकत्ता था, उसका क्षेत्राधिकार बहुत ज़्यादा हो गया, कंपनी के जो अधिकारी थे उन पर हो गया था, रेवेन्यू मामलों पर हो गया, गवर्नर काउंसिल पर हो गया था। तो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी थी ना, उसका कंट्राडिक्शन आपस में मतभेद बहुत ज़्यादा हो रहा था। और सरकार जो ब्रिटेन की थी वो ये चाहती थी कि कार्यपालिका की बात प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, जुडिशरी से इसको अलग कर दिया और जुडिशरी के पावर से इसको बाहर कर दिया। तो ये किया गया किस एक्ट के माध्यम से, 1781 के एक्ट के माध्यम से। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब अगर हम देखें स्टेटमेंट क्या क्या बन रहे हैं यहाँ पर कि द गवर्नर जनरल, यहाँ पे स्टेटमेंट है कि द गवर्नर जनरल एंड मेंबर ऑफ हिज काउंसिल वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता फॉर एक्ट डन देयर ऑफिशियल कैपेबिलिटी। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं गवर्नर जनरल उसके काउंसिल के मेंबर, उस पर कोई भी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का नहीं होगा कलकत्ता के। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बनता है द एक्ट एक्सक्लूड रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स। तो राजस्व संबंधी मामलों को भी इस अधिनियम के माध्यम से बाहर कर दिया गया था। और क्या बोला गया, एंड द डायरेक्टर अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। साथ ही प्रांतीय जो न्यायालय हुआ करते थे, जो प्रोविंस में कोर्ट हुआ करते थे, उनसे अपील को गवर्नर जनरल काउंसिल के पास निर्देशित कर दिया गया। मतलब जो प्रोविंस के जो मामले आते थे, अपील आती थी, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास आएगी, गवर्नर और उसकी परिषद के पास आएगी। ये यहाँ पे प्रावधान किया गया है 1781 के एक्ट में। तीसरा, The act abolished the application of personal laws and mandated the Supreme Court to apply uniform British law to all defendant। इस अधिनियम से व्यक्तिगत कानूनों के अनुप्रयोग को समाप्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रतिवादियों पर समान ब्रिटिश कानून लगाने का निर्देश दिया गया। अब ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये बात क्यों इनकरेक्ट है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर या पर्सनल जो लॉ होते थे उसके आधार पर सुनवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब देखिए पर्सनल लॉ का मतलब क्या, हिंदुओं के लिए अलग कानून हुआ करते थे और मुस्लिमों के लिए शरीयत कानून अलग हुआ करती थी। तो जो सुनवाई होगी, हिंदुओं की सुनवाई हिंदुओं के कानून के हिसाब से, मुसलमानों की सुनवाई मुसलमानों के कानून के हिसाब से होगी। तो जो तीसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रिटिश इन तीनों को हटा के
ब्रिटिश कानून को लाया गया, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। पर्सनल लॉ को एबॉलिश नहीं किया गया था 1781 के एक्ट में। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 और 2 इसके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। देखिए इतने ही फैक्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको पता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया जाता है, क्रोनोलॉजी देखिए। फिर यहाँ पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से बाहर किया जाता है, रेवेन्यू मामले को भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट अब केवल कलकत्ता की ही कोर्ट रह गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी देखिए किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है इस एक्ट के माध्यम से, ठीक। तो 1773-81 के एक्ट हमने यहाँ पर देखा। अब आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे 1784 एक्ट के बारे में, जिसे पिट्स का इंडिया एक्ट कहा जाता है। अब देखिए दो चीज़ें मैंने आपको शायद नहीं बताई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब 1773 के एक्ट आया तो वहाँ पे वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जब 1781 के एक्ट आया तब कौन गवर्नर जनरल थे, ये आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। देखिए डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन यूपीएससी क्या है ना कि अब वो पुराने जमाने क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, अब आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, बड़े बड़े स्टेटमेंट देगा। तो आपको नॉलेज होना जरूरी है। आप पहले रोक लिया करिए, खुद अटेम्प्ट किया करिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट करना ना भूलें, लाइक भी जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद द रेफरेंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 की जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसके बाद ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसने अमेंडमेंट लेके आई 1781 में, है ना, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। मतलब क्या कि एक्ट आया 1773 में, उसको अमेंड किया गया 1781 एक्ट के माध्यम से, है ना, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। बाद में अगर हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण एक्ट आता है जिसे 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट कहते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इसकी मेजर की फाइंडिंग के बारे में सॉरी, अब इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, वारेन हेस्टिंग, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या किया गया, आपको यहाँ पे याद रखना है, कंपनी के जो कॉमर्शियल मामले थे, देखिए दो तरह के मामले हुआ करते थे, ठीक है ना। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके दो तरह के मामले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पहले मामले उनको क्या कहा जाता था, कॉमर्शियल मामले या व्यापारिक मामले जिन्हें कहा जाता था। दूसरे जो मामले होते उन्हें कहा जाता था पॉलिटिकल मामले, राजनीतिक मामले, जो भी कब्जा कर रही है, कहीं लड़ाई कर रही है, वो सब पॉलिटिकल मामले आ जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को अलग कर दिया गया, कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कि दोनों का अलग अलग विंग के माध्यम से होंगे, एक साथ डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। और आगे चल के इसे डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल या द्वैध शासन प्रणाली बोला गया। मतलब क्या, कॉमर्शियल या वाणिज्यिक मामले अलग और राजनीतिक मामले अलग। तो ये दोनों प्रणाली को क्या बोला गया, द्वैध शासन प्रणाली बोला गया। अब द्वैध शासन प्रणाली किस तरह से काम कर रही थी ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए जो अगर हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल मामले हुआ करते थे, जैसे ये पॉलिटिकल मामला है ना, कोई लड़ाई झगड़ा का पॉलिटिकल मामला, तो इस पॉलिटिकल मामले के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आप एकदम चीज़ यहाँ पे याद रखिए, दो डिफरेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे बनाया जा रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अलग है जो 1773 के टाइम पे ही थे, पहले ही थे, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया पॉलिटिकल मामलों को देखने के लिए, चाहे वो सिविल मामले हो, मिलिट्री मामले हो या रेवेन्यू मामले हो, ये सारे मामले कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, पॉलिटिकल मामले, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें भारत में कंपनी के शासन के संबंध में सारे पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए इसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, ठीक। अब दूसरा इंपॉर्टेंट था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, बी क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ पे ये क्या काम कर रहे हैं, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाणिज्यिक या कॉमर्शियल मामले के संबंध में मैनेज करेंगे, ट्रेड का जो बेनिफिट है, कंपनी की जो इंटरेस्ट है ना, ये सारे मामले यहाँ पे देखेंगे। इनका कोई पॉलिटिकल अफेयर में इनका वो हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, क्या, ब्रिटिश संपत्ति की अवधारणा, उसे कहा जाता है ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। अब ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया का मतलब क्या, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया का मतलब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र थे या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो क्षेत्रों पर कब्जा किया था उसे ब्रिटिश संपत्ति बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार ब्रिटिश संपत्ति शब्द का उपयोग किया गया भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको अपना दर्शाने के लिए सरकार द्वारा। इसका मतलब क्या, भारत में अब कंपनी का शासन या कोई निजी शासन नहीं है, बल्कि ब्रिटिश सरकार का शासन है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसका शासन है, ब्रिटिश पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ का शासन है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाएगी यहाँ के लिए, ये बात यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे रेटिफाई होती है 1784 के एक्ट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना और समझना।
तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द एक्ट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट बाई सेपरेटिंग द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटीज़। यहाँ पर कंपनी के राजनीतिक कार्यों को, वाणिज्यिक कार्यों को अलग करके द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। यहाँ पे एकदम स्टेटमेंट ये करेक्ट है, कोई भी डाउट नहीं इसमें। दूसरा है, अंडर द एक्ट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज इंटरेस्टेड विद द सुपरविजन ऑफ सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। इस अधिनियम के अंतर्गत जो निदेशक मंडल हुआ करते थे या डायरेक्टर हुआ करते, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, भारत की कंपनी के क्षेत्रों के नागरिक सैन्य राजस्व प्रशासन की निगरानी सौंपी गई। अब ये बताइए, क्या जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको सिविल मामले सौंपे गए थे? यहाँ पे आपको बताना है। हाँ? अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से इसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिफरेंट टाइप के मामले सौंपे गए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को डिफरेंट मामले सौंपे गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया कॉमर्शियल मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास थे, पॉलिटिकल मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थे, ठीक है। ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में है? 1793 एक्ट के बारे में। किसके बारे में है? 1793 एक्ट के बारे में। चलिए, अब 1793 एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये क्या है, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे 1793 का जो एक्ट है, इसके अलावा जो 1813 का एक्ट है और 1833 का एक्ट है, उस वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो